फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आप लोगों की कोई हॉरर स्टोरी हो तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अपने अकाउंट पर आपकी कहानी ज़रूर शेयर करूँगी। चले चलते हैं कहानी की तरफ। रात गहरी होते ही वो मखसूस खुशबू चारों तरफ फैल गई थी और साथ ही हल्की हल्की रोने की आवाज़ भी, जैसे कई औरतें मिलकर किसी जवान मौत पर रो रही हों। शदीद सर्दी की वजह से गांव के लोग अपने अपने घरों में दबके हुए थे। गांव के लोगों के लिए आवाज़ें कोई नई बात नहीं थी। कई साल हो गए थे वो ये दहशतनाक आवाज़ें सुनते आ रहे थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये आवाज़ें और खुशबू उस वक्त से आती हैं जब से वो इंडिया से हिजरत करके इस गांव में आकर बसे थे। पहले पहल तो हर कोई खौफजदा हो जाता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इस बात के आदी हो गए। आवाज़ें और खुशबू घर के एक बोसीदा मकान से आती थी। यह मकान बरसों से बंद पड़ा था। सुनने में आया था कि तकसीम हिंद से कबल इस गांव में हिंदू आबाद थे। इसी गांव में राजेश नाम का एक हिंदू भी रहता था, जिसकी जानकी नाम की खूबसूरत सी बेटी थी। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये घर अगरचे कच्चा था, मगर जानकी इसे इतना साफ सुथरा रखती थी कि गांव के पक्के मकान भी इसके आगे बेकार लगते थे। जानकी ने अपने घर को सजाने के लिए बहुत से फूल लगा रखे थे, जिनमें एक बेल रात की रानी भी थी। रात की रानी उसे बहुत अजीज थी। रात होते ही जब उस बेल से महक उठती तो पूरा गांव महक सा जाता। अक्सर औकात जानकी सर्दियों की रातों में रात की रानी के पास देर तक खड़ी ही रहती और उसकी दिल फरेब खुशबू को अपने अंदर उतारकर अजीब सी खुशी महसूस करती। उसके माँ बाप कई बार उसे समझा चुके थे कि वो रात को इस बेल के करीब ना जाया करे। कहते कि उस बेल पर सांप और जिन्नात आशिक होते हैं, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दें। नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं है, ये मन घड़त बातें हैं। जानकी अपने माँ बाप की बात को हंसी में उड़ा देती थी। एक रात जानकी पानी पीने के लिए उठी तो घर में फैली महक ने उसे अपने तरफ मुतवज्जा कर लिया। ये महक रात की रानी की तरफ से आ रही थी, जो जानकी ने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सूंघी थी। ना चाहते हुए भी उसके कदम उस तरफ चले गए जहाँ रात की रानी की बेल कच्ची दीवार से ऐसे लगी हुई थी जैसे दीवार पे कोई सब्ज चादर सूखने के लिए डाल रखी हो। जानकी के करीब जाते ही बेल में सरसराहट सी हो गई, जैसे कोई चीज सरक कर बेल के पीछे गई हो। जानकी के बढ़ते कदम रुक गए। वो आंखें फाड़े अंधेरे में बेल को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे अंधेरे में हल्के से चमकते 2 जुगनुओं के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। जुगनू पहले भी उस पर मंडलाते रहते थे, मगर वो एक जगह नहीं टिकते थे। ये क्या है? जानकी ने सोचा और एक कदम मजीद आगे हो गई। जानकी के कदम बढ़ाते ही वो दोनों जुगनू एकदम गायब हो गए। जानकी ठटक कर रह गई और आंखें फाड़े उस तरफ देखने लगी। अचानक सरसराहट एक बार फिर उभरी और चंद सेकंड के बाद गायब हो गई। उसने वहां पे सांप देखा। सांप! जानकी के मुंह से निकला और वो बेसाख्ता कई कदम पीछे हटी। उसकी नजरें अब भी बदसतूर उस तरफ थीं, मगर वहां सिवाय बेल के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। जानकी चंद पल वहीं खड़ी रही और फिर वापस कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। उसके दिल की धड़कनें मामूल से कहीं तेज थीं। माता पिता ठीक कहते थे, रात की रानी पे खुशबू की वजह से जिन और सांप आते हैं, मगर मुझे ही विश्वास नहीं होता था। जानकी ने सोचा और करवट बदलकर सोने की कोशिश की, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रही थी कि अगर अनजाने में वो पहले की तरह उस बेल के करीब चली जाती और सांप उसे काट लेता तो क्या होता। बहुत देर तक उसे ऐसे ही ख्याल सताते रहे। फिर किसी वक्त उसकी आंख लग गई। सुबह वो देर से उठी थी। आंख खुलते ही उसके जहन में रात वाला वाकया घूम रहा था। वो चारपाई से उतरी और मुंह हाथ धोकर सीधी उस बेल के पास गई। बेल से कुछ दूर खड़ी होकर उसने गहरी नजरों से सांप के निशाने खोजने की कोशिश की, मगर जमीन कच्ची होने के बावजूद उसे ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे वो ये पता लगा ले यहाँ पे सांप रेंग कर गया हो। कुछ देर वहां खड़ी रही और वो इधर उधर देखती रही और फिर मायूस होकर वापस पलट गई। शायद मेरा वहम हो, जानकी ने सोचा, मगर दिमाग ही मानने को तैयार नहीं था। जानकी ने यह बात किसी को भी नहीं बताई कि रात में उसने यहाँ पे किसी सांप की मौजूदगी को महसूस किया था, क्योंकि अगर उसकी माँ बाप को ये बात पता चल जाती तो वो जानकी की उस पसंदीदा बेल को उखाड़कर फेंक देते। जानकी ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया। फिर कई दिन गुजर जाने के बाद
जानकी कभी भी रात को उस बेल की तरफ नहीं जाती थी। एक रात जानकी की आंख अचानक ही खुल गई थी। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा है। उसने खौफजदा होकर इधर उधर देखा, मगर आस पास कुछ भी नहीं था। जानकी ने अपना वहम समझकर मुंह सर अच्छी तरह लपेटा और सोने की कोशिश करने लगी। जानकी, सरगोशी नुमा आवाज उभरी। मेरा वहम है। जानकी ने खुद को तसल्ली दी और करवट बदल ली। जानकी, सरगोशी दोबारा उभरी। जानकी उठकर बैठ गई। उसके माँ बाप दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। उस कमरे में जानकी अकेली सोती थी। जानकी की नजर बेइख्तियार दरवाजे की तरफ उठी, मगर कमरे का दरवाजा बंद था। जानकी, कमरे के एक कोने से सरगोशी नुमा आवाज उभरी। जानकी उछल पड़ी। बिला शक व शोबा उसी का नाम पुकारा गया था। तो कौन है? जानकी ने इस तरफ देखते हुए बमुश्किल पूछा। अंधेरे में उसे दो जुगनू चमकते हुए नजर आए। नन्हे नन्हे सुर्ख अंगारों जैसे वही वो दो जुगनू थे जो उसने कई रात पहले उस बेल की तरफ देखे थे। जानकी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। वो आंखें फाड़े उस तरफ देखे जा रही थी। उसे ये ख्याल भी नहीं था कि वो चीख कर अपने माँ बाप को ही बुला लेती। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कमरे के कोने से आवाज आई। कौन हो तुम? जानकी को उसके अल्फाज से कदरे हौसला हुआ। उसकी आंखें अब उसी तरफ लगी हुई थी जहां अंधेरे में बस दो जुगनू नजर आ रहे थे। आवाज उसी तरफ से आ रही थी, मगर बोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। मेरा नाम शीस है, सरगोशी में कहा गया। मुझे अपना दोस्त समझो। साथ ही एक बार फिर हौसला दिया गया। जानकी कुछ नहीं बोली। वो खौफजदा होने के साथ साथ हैरान भी हो गई थी। उसी लम्हे उस कोने से सरसराहट सी उभरी और जानकी से कुछ दूर आकर रुक गई। खौफ के मारे जानकी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। एक तवील सयाह सांप अपना आधा धड़ उठाए जानकी की तरफ देख रहा था। अंधेरे में उसकी चमकती आंखें दो जुगनों की तरह लग रही थी। जानकी के देखते ही देखते वो सांप एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। कमरा एक अजीब सी दिलकश महक से भर गया। ऐसी महक जानकी ने उस रात भी महसूस की थी जिस रात उसे बेल के पास सांप की मौजूदगी का शक हुआ था। जानकी को जैसे सकता ही हो गया था। वो मुंह खोले बेयकीनी से उसको देखे जा रही थी। मेरा नाम शीस है, नौजवान ने मुस्कुराकर अपना नाम दोबारा बताया। मैं जिनों के एक मुसलमान कबीले से हूँ। खुशबू हमें बहुत पसंद है और इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। आपको नहीं पता मैं हर रोज आपके घर आता हूँ? पता है क्यों? शीस ने जानकी से पूछा और फिर उसकी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर खुद ही बताने लगा। एक रात मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे बहुत ही अच्छी खुशबू आई। तब मैंने आपके घर में वो बूटी देखी जिससे खुशबू निकलकर पूरे गांव में फैल रही थी। शीस ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। जानकी अभी भी कुछ नहीं बोली। आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने आपको कई बार रात को इस बूटी के पास देखा है। मैं समझ गया कि आपको भी वो बूटी पसंद है जिससे खुशबू निकलती है। फिर एक रात आप डर गई। शायद आपने मुझे देख लिया था। उसके बाद आप कभी भी उस बूटी के पास नहीं आई। मुझे अफसोस हुआ कि मेरी वजह से आप डर गई, तो मैं आज यहाँ आ गया। शीस ने मुस्कुराकर कहा। तो पहली बार जानकी के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसे यकीन हो गया था कि ये जो भी है जानकी को इससे कोई खतरा नहीं। मैं जानकी हूँ, जानकी ने आहिस्ता से कहा। जानता हूँ, शीस ने सरगोशी की। आप बेफिक्र होकर खुशबू वाली बूटी के पास आ जाया करें, मेरे सिवा वहाँ और कोई नहीं होता। शीस ने जानकी को देखते हुए धीरे से कहा। तो जानकी मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं आ जाया करूंगी। दूसरी मखलूक सही, मगर उसे ये खूबसूरत नौजवान अच्छा लगा था। ठीक है, अब आप सो जाओ, मैं जाता हूँ, कल आऊंगा, शीस ने जानकी से कहा और उसके देखते ही बंद दरवाजे से पार हो गया। जानकी देर तक यूं ही बैठी उसके बारे में सोचती रही। जानकी का दिल कर रहा था कि शीस उससे इसी तरह बातें करता रहता, मगर जानकी उसे ये बात नहीं कह सकती थी। वो जा चुका था। जानकी ने उठकर दरवाजा खोला। सर्दी और खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया हुआ था। वो कुछ देर यूं ही आंखें बंद किए खड़ी रही और फिर दरवाजा बंद करके चारपाई पे आकर लेट गई। उसे आने वाली रात का इंतजार था। उसके बाद जानकी का ये मामूल बन गया। रात गहरी होते ही वो उस बेल के पास पहुंच जाती और फिर सुबह तक दोनों बातें करते रहते। शीस और जानकी दोनों ये बात जान चुके थे कि आग और मिट्टी का मिलाप नामुमकिन है, इसलिए दोनों एक दूसरे को फकत अपना दोस्त समझते थे। उनकी दोस्ती को 1 साल गुजर गया।
जानकी ने कई बार अपने तजस्सुस से मजबूर होकर शीश से पूछा था कि वो मुसलमान कब हुआ और क्यों हुआ। शीश ने उसे बताया कि वो मुसलमान ही पैदा हुआ था। उसके माँ बाप भी मुसलमान कबीले से थे। अलबत्ता उसके परदादा ने एक मुसलमान बुजुर्ग से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। जानकी ये सुनकर हैरान हुई थी कि एक जिन ने किसी मुसलमान इंसान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। शीश ने उसे बताया था कि इस्लाम और उसकी तालीमात क्या हैं। जानकी ने आज तक इतनी प्यारी बातें नहीं सुनी थी। उसे तो बस यही बताया गया था कि मुसलमान वो भटके हुए इंसान हैं जो भगवानों को नहीं मानते और मरने के बाद वो आग में जलेंगे। जबकि शीश ने उसे जो कुछ बताया उससे लग रहा था कि भटके हुए मुसलमान नहीं बल्कि दूसरे लोग हैं जो अपने बनाने वाले को भूलकर अपने अलग अलग खुदा बनाए बैठे हैं। शीश का अंदाज और उसकी हर बात जानकी के दिल को छू लेती थी। वो कई माह सोचती रही और फिर एक रात उसने शीश से कहा कि वो उसे भी मुसलमान कर दे। शीश ये सुनकर हैरान और खुश हुआ था। उसने जानकी से कहा कि वो जैसा कहता है वो वही दोहराती रहे। शीश ने उसे कलमा पढ़ाया और उसका तर्जुमा जानकी आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज अदा करने की कोशिश करती रही। कलमा पढ़ते ही वो मुस्कुराई और फिर ना जाने उसे क्या हुआ कि वो फूट फूट कर रो दी। शीश उसे देखकर मुस्कुराता रहा। वो जानता था कि ये गम के नहीं खुशी के आंसू हैं, जिंदगी के मकसद और मंजिल को पाने की खुशी। लगातार कई रातों की कोशिश के बाद जानकी कलमा सीख गई थी। शीश ने उसका नाम रानी रखा था। एक दो बार जानकी के माँ बाप ने उससे रात को बेल के पास खड़े होकर बातें करते देखा, मगर उन्हें शीश नजर नहीं आता था। इसलिए वो समझते थे कि उनकी बेटी बेल या पौधों से बातें कर रही है। उनके पूछने पर जानकी भी यही कहती थी कि मैं तो रात की रानी से बात कर रही हूँ, भला पौधे भी किसी से बात करते हैं। वो अपनी बेटी की इस नादानी पर हंस पड़ते। जानकी खुश थी कि उसका राज किसी को भी नहीं मालूम हो सका, मगर ये उसकी भूल थी। एक शख्स ऐसा भी था जिसको ये मालूम हो गया था कि जानकी रोज रात को किसी से बातें करती है। अलबत्ता वो ये नहीं जान पाया था कि जानकी किससे बातें करती है। ये जानकी का पड़ोसी अर्जुन था। एक रात वो किसी काम से अपने शहर में आया तो उसे जानकी के घर से किसी की सरगोशियां सुनाई दी। गौर करने पर अर्जुन को मालूम हो गया कि ये आवाज जानकी की ही है। उसने दीवार से जरा सा सर निकालकर जानकी के घर को झांका तो ये देखकर हैरान रह गया कि आधी रात को जानकी रात की रानी के पास खड़ी होकर किसी से बातें कर रही है। हैरत की बात यह थी कि अर्जुन को दूसरा वहां ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा था जिससे जानकी बातें कर रही हो। या तो ये लड़की पागल हो गई है या फिर ये पौधों से बातें कर रही है। अर्जुन ने सोचा, पागल ही है जो रात के इस पहर पौधों से बातें कर रही है। अर्जुन मुस्कुराया और वापस कमरे में आ गया। अर्जुन ने जानकी के बाप से भी ये बात की थी कि उसकी लड़की रात को पौधों से बातें करती है, मगर उसे ये जानकर मजीद हैरानी हुई थी कि जानकी के माँ बाप भी ये बात जानते थे। 2-4 रातें गुजर गईं। अर्जुन भूल गया उसने जानकी को बातें करते देखा था। एक रात वो लेट घर आया था। घर में दाखिल होते ही उसे ये बात याद आ गई। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने जानकी के घर में झांका और ये देखकर दंग रह गया कि जानकी आज भी उसी तरह वहीं खड़ी किसी से बातें कर रही थी। अर्जुन को हैरानी इस बात पर थी कि जानकी अटक अटक कर कोई और ही जबान बोल रही थी, जैसे वो किसी से सबक पढ़ रही हो। अगली रात अर्जुन जानकी के घर की बाहर वाली दीवार के साथ चिपका हुआ था। ये वही दीवार थी जिस पर रात की रानी फैली हुई थी। रात गहरी होते ही रात की रानी की खुशबू के साथ वहां एक और दिलकश महक फैल गई। ऐन उसी लम्हे उसे अंदर घर से किसी के कदमों की हल्की सी आवाज सुनाई दी, जो इस दीवार के पास आकर रुक गई थी। अस्सलाम वालेकुम। अर्जुन को इस बात की हैरत थी कि जानकी ने मुसलमानों की तरह सलाम क्यों किया और किसको किया था। अर्जुन को सलाम का जवाब सुनाई नहीं दिया था। कुछ देर बाद उसे जानकी की एकतरफा आवाज आती रही। कभी कभी वो हंस पड़ती। अजीब बात यह थी कि अर्जुन को दूसरी कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे जानकी दीवार से बातें कर रही हो। वो इसी फिक्र में था कि क्या करे। ऐन उसी लम्हे उसे जानकी की आवाज आई और इस बार जो कुछ जानकी कह रही थी उसे सुनकर अर्जुन पे जैसे बिजली आ गिरी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि ये मुसलमानों का कलमा है। उसने कई बार मुसलमानों को ये पढ़ते सुना था। जानकी कलमा पढ़ रही है। अर्जुन ने सोचा, तो क्या वो मुसलमान हो गई? मगर क्यों और कैसे? अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि राजेश की बेटी जानकी मुसलमान हो गई है। जो भी हिंदू सुनता कानों को हाथ लगाता। जानकी के माँ बाप तक ये बात पहुंच गई। उसके माँ बाप सीधे साधे इंसान थे,
لوگوں کی باتوں سے انہیں لگتا تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی اب نرک میں جلی جائے گی اور وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے جانکی سے کہا کہ تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، پھر مسلمان کیسے ہو گئی؟ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ مگر جانکی کے جواب سے وہ دنگ رہ گئے۔ نہیں ماتا پتا، یہ سچ ہے، جانکی نے عزم سے کہا۔ پھر انہیں ساری بات بتا دی۔ شیش کے بارے میں جان کر وہ خوفزدہ ہو گئے۔ انہیں لگا کہ ان کی بھولی بھالی بیٹی پر آسیب ہے جس نے اسے مسلمان ہونے پر مجبور کیا ہے، مگر جانکی نے انہیں یقین دلایا کہ اس پر کوئی آسیب نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چن لیتا ہے تو انسانوں سمیت اپنی جس مخلوق سے چاہے اسے ہدایت بخش دے۔ چند دن بعد جانکی کے سمجھانے اور کوششوں سے اس کے ماں باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ البتہ انہوں نے یہ بات چھپا کر رکھی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ جلد یہاں سے کسی مسلمانوں کے گاؤں میں چلے جائیں گے جہاں انہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ جانتے تھے کہ یہاں کے لوگ ان کو چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ چند دن بعد ایک رات جانکی اور اس کے ماں باپ کھانا کھا کے جیسے ہی اپنے کمروں میں گئے، دیوار پھلانگ کے 7 نقاب پوش ان کے گھر میں آ گئے۔ 3 صحن میں پہرا دیتے رہے، باقی جانکی کے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود ہتھیار ان کے خطرناک ارادوں کا پتہ دے رہے تھے۔ جانکی ابھی لیٹی ہی تھی کہ اسے باہر سے آہٹ سنائی دی۔ شیش آج اتنی جلدی آ گیا؟ اس نے مسکرا کر سوچا اور جلدی سے چارپائی سے اتر کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسی لمحے کمرے میں کئی نقاب پوش داخل ہوئے اور جانکی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اسے دبوچ لیا۔ ایک نے اپنا ہاتھ سختی سے جانکی کے منہ پر رکھ دیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے منہ سے نقاب اتارا تو جانکی چونک پڑی۔ یہ اس کا پڑوسی ارجن تھا۔ ارجن نے بنا کچھ کہے جانکی کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا۔ منہ پر ہاتھ ہونے کی وجہ سے چیخ جانکی کے منہ میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے 2-3 وار کیے اور پھر اسے چھوڑ کر خاموشی سے نکل گیا۔ دوسرے کمرے میں موجود جانکی کے ماں باپ کو یہ علم ہی نہ ہو سکا کہ ان کی اکلوتی بیٹی کسی کے تعصب کی بھیٹ چڑھ گئی۔ جانکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے جسم سے نکلنے والا خون زمین کو پاک کر رہا تھا۔ شیش اپنے وقت پہ آیا تھا۔ جانکی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس کی حساس ناک نے ہوا میں خون کی مہک محسوس کر لی تھی۔ وہ سیدھا جانکی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر کا منظر اس کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ رانی! شیش اپنی پوری قوت سے چلایا اور تیزی سے جانکی کے قریب گیا، مگر اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ حلق پھاڑ کر رویا۔ اس کی آواز سوائے اس کے کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ شیش نے ہی جانکی کے ماں باپ کو جگا دیا تھا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہاں کا منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگلے دن صبح اس کے گاؤں میں میلہ سا لگا ہوا تھا۔ دور اور قریب کے مسلمان جانکی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ صبح انہوں نے سفید کپڑوں میں کچھ لوگوں کو قافلے کی صورت میں اس طرف آتے دیکھا تھا۔ انہوں نے ہی بتایا کہ فلاں جگہ ایک لڑکی فوت ہو گئی ہے، جو کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھے گا وہ خوش قسمت ہوگا۔ ہم بھی سعادت سمجھ کر چلے گئے۔ جانکی کو اس کے گھر میں ہی اس کی پسندیدہ بیل رات کی رانی کے قریب دفنا دیا گیا۔ اسی رات گاؤں کے 7 گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آئیں۔ ان میں ایک گھر ارجن کا بھی تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ کسی نے ارجن سمیت گاؤں کے 7 آدمیوں کو زندہ جلا دیا ہے۔ یہ سب لوگ تھے جو اس رات کو جانکی کے گھر میں گھسے تھے، اور ان کو مارنے والا کوئی اور نہیں، جانکی نہیں، رانی کا دوست اور رانی کی رات کا دوست شیش تھا۔ پھر ہر رات یہ ہونے لگا کہ رات جیسے ہی گہری ہوتی، جانکی کے گھر سے رات کی رانی کی خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی۔ کچھ عرصے بعد رات کی رانی کی بیل سوکھ گئی، مگر خوشبو پھر بھی آتی رہی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ خوشبو رانی جانکی کی قبر سے آتی ہے، اور بین کی آوازیں ان لوگوں کی روحوں کی ہیں جنہوں نے جانکی کو مار کر ختم کر دیا تھا۔ جنہوں نے جانکی کو مارا تھا ان کو کبھی سکون نہ ملا، اور وہ ایسے ہی پوری زندگی روح بن کر بھٹکتے پھرتے رہے، اور انہیں کبھی سکون میسر نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے بائے۔